Good morning, students. Welcome once again in another lecture of Papcon Physics. So we were doing unit number one, units and measurements. आज का हमारा टॉपिक है एरर इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट हम स्टार्ट करते हैं। तो एरर एंड मेजरमेंट में सबसे पहले हमें ये देखना है कि एरर क्या होती है। व्हाट इज़ एन एरर? एरर क्या होती है? डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एन एरर। मीन्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, और आपने जो मेज़र की है उसकी वैल्यू, ठीक है, एक उसकी एक्चुअल वैल्यू, एक आपने जो मेज़र की है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो एरर कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम एक। जैसे मान लीजिए आपको किसी बॉडी की लेंथ मेज़र करनी है, ठीक है, लेंथ आप मेज़र कर रहे हो। तो मैं मान लेता हूँ ओरिजिनल या फिर ट्रू वैल्यू जो है उस लेंथ की वो 72 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ इतनी है। लेकिन आपने मेज़र की है जो लेंथ वो 71.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपने बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मेजरमेंट की। रीज़न कुछ भी हो सकता है कि किस वजह से आपने कहाँ पर गलती की है, बट आपने किसी भी रीज़न से हो, आपने इसकी जो वैल्यू मेज़र की है वो थोड़ी सी कम 71.8 सेंटीमीटर कर लिया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा 72 में से 71.8 को जब आप माइनस करेंगे तो 0.2 निकल कर आएगा, ठीक है। तो 0.2 सेंटीमीटर जो है वो एक एरर है। मीन्स कि हमारा इतना गलत है, इतनी एरर है हमारी, है ना। अगर हम एग्जैक्टली 72 करते, ठीक है, तो ट्रू और ओरिजिनल वैल्यू जो होती वो बिल्कुल बराबर होती, उस केस में कोई भी एरर ना होती, है ना। लेकिन आपने थोड़ी सी कम किया तो जितना डिफरेंस है आपकी ऑब्जर्वेशन में ट्रू वैल्यू से वो आपकी एरर होती है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। अलग अलग तरह की हमारे पास बहुत सारी एरर्स होती हैं, तो हम उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले जो एरर की टाइप है हम उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर्स क्या होती हैं? These error occurs systematically and occur in one particular direction, that is positive increasing or negative decreasing. इसकी जो डेफिनेशन है आपको बिल्कुल पढ़कर सुनकर एकदम से समझ नहीं आएगी, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। बट जैसे हम इसके एग्जांपल पढ़ेंगे, इसके और टाइप्स आगे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की है। देखिए, वो एरर जो सिस्टमेटिकली होती है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। पर्टिकुलर डायरेक्शन में कि या तो जैसे जो आप मेजरमेंट ले रहे हो वो लगातार बढ़ती हुई वैल्यूज दिखाएगा या फिर आपको लगातार घटती हुई वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। मीन जो मेजरमेंट होगा एरर की वजह से वो एक ही डायरेक्शन में अपना इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए इफ एन टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से थर्मामीटर, मान लीजिए आपने एक थर्मामीटर लिया है, ठीक है, जो क्या करता है आपको पता है टेम्परेचर मेजर करते हैं थर्मामीटर से, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में भी करते हैं, सेल्सियस में मेजर करते हैं। तो हम एक सेल्सियस स्केल वाला थर्मामीटर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसको देखते हैं, तो उसमें जो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस आप समझते हैं ना, यानी उसका सबसे छोटा यूनिट 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो उसमें शो हो रहा है वो एक्चुअल में 0.4 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा है, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए एक एक थर्मामीटर है जिसको हम मानते हैं कि ये सही थर्मामीटर है, इसकी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। तो उसमें जो 0 डिग्री सेल्सियस है दिखा रहा है ना जिस टेम्परेचर पे, ठीक है, उस टेम्परेचर पे जो ये वाला थर्मामीटर जिसको हम अभी मेजर कर रहे हैं वो 0.4 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो 0.4 डिग्री सेल्सियस गलत रीडिंग दिखा रहा है, ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है। एक्चुअल में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको ये रीडिंग दिखानी थी, 0 डिग्री सेल्सियस दिखानी चाहिए थी, बट वो 0.4 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंस्ट्रूमेंट यानी थर्मामीटर जो है, ठीक है, उसी में एरर है ना, उसमें एरर है। तो इसकी वजह से ही जो डिफरेंस है वो हमेशा आपका 0.4 ऐड होकर आपको वैल्यू देगा, ठीक है। मान लीजिए कोई एक्चुअल जो टेम्परेचर है, कोई एक्यूरेट अगर थर्मामीटर जो सही है उसको 9 डिग्री सेल्सियस मेजर कर रहा है, तो ये वाला थर्मामीटर उसको 9.4 डिग्री सेल्सियस मेजर करके बताएगा, क्योंकि ये 0.4 एक्स्ट्रा दिखा रहा है। इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है ना। क्लियर है? तो इसके बाद आप जो भी वैल्यूज आप लेते रहोगे वो आपको 0.4 से इंक्रीज करके दिखाएगा वैल्यू। तो एक ही डायरेक्शन में, यानी जितनी मेजरमेंट आप इस गलत थर्मोमीटर से लेंगे तो आपको ये बढ़ती हुई दिखाई देगा,
एग्जैक्ट नहीं दिखाई देगा, एक्यूरेट नहीं दिखाई देगा, बढ़ती हुई वैल्यू दिखाएगा। तो इस तरह की एरर्स को आप क्या बोलते हो, सिस्टमेटिक एरर बोलते हो। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा ये। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर्स के कुछ टाइप्स हैं, हम पढ़ते हैं उन्हें एक एक करके। फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स जो हमने प्रीवियस एग्जांपल किया, एक्चुअल में वो एक इंस्ट्रूमेंटल टाइप का ही एरर था। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर की। इट ओरिजिनेट्स ड्यू टू सम इनबिल्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन द इंस्ट्रूमेंट। ये किस वजह से पैदा होता है, ये होता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट में ना इनबिल्ट ही कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का मतलब क्या है कि बनाते समय उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसा मार्जिन छोड़ दिया, मार्जिन ऑफ एरर, जिसकी वजह से वो जब भी रीडिंग आप उससे लोगे तो हमेशा वो आपको वो एरर शो करने लग जाएगा, है ना। मतलब मैन्युफैक्चर करते हुए आपने कुछ इस तरीके से उसकी जो स्केल्स हैं, है ना, स्केल्स में या फिर उसको बनाने में कहीं ना कहीं कोई कमी करी है, कोई डिफेक्ट छोड़ दिया है। ठीक है, इस वजह से वो हर बार जब भी आप उससे मेजरमेंट लोगे तो आपको वो एरर डेफिनेटली देगा। तो इस तरह के एरर को आप इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। सेकंड, एक्सपेरिमेंटिंग विद इम्परफेक्ट टेक्निक। इम्परफेक्ट टेक्निक का क्या मतलब होता है, देखो एक होता है परफेक्ट टेक्निक, यानी जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए जो आप तरीका यूज़ कर रहे हैं एग्जैक्टली आपको वैसा ही करना चाहिए, वैसा ही बताया गया है। ठीक है, जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वो आपको उसी तरीके से करना बताते हैं। ठीक है, तो वो परफेक्ट टेक्निक बताते हैं। लेकिन अगर आप उसको करने का जो तरीका है वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ठीक है, सही तरीके से नहीं कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट की टेक्निक ही आपकी इम्प्रॉपर है, परफेक्ट नहीं है, तो डेफिनेटली आपका जो एरर्स आएंगे वो आएंगे ही। ठीक है, दीज में अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर टेक्निक और परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। मीन्स जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को करने का एक तरीका बताया हुआ, लेकिन आप उसके उसके अलग कुछ और उसके कुछ डिफरेंट तरीके से रीडिंग्स लेते हैं, या फिर आपने जो इंस्ट्रूमेंट्स जो सेटअप किया हुआ है रीडिंग लेने के लिए, वो जो एक्चुअल में टेक्निक सही वाली बताई गई है उससे अलग हट कर आपने कुछ अरेंजमेंट में चेंजेस किए आपके एक्सपेरिमेंट के, तो भी आपके रीडिंग डेफिनेटली गलत ही आएंगे। ठीक है, क्लियर है। या फिर कई बार क्या होता है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट को के अंदर ना अगर मान लीजिए कोई एक्सटर्नल चेंज आते हैं, एक्सटर्नल चेंज जैसे एक्सटर्नल चेंज आते हैं जिस तरीके से कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी एक इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर मेजर कर रहा है, ठीक है, या फिर प्रेशर मेजर कर रहा है, ठीक है, प्रेशर मेजर कर रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक जगह पर आप प्रेशर मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी कुछ वैल्यू आती है, लेकिन किसी और जगह पर आप प्रेशर मेजर कर रहे हो तो हो सकता है कि वहाँ पर कई और चीज़ों का भी प्रेशर हो रहा है, यानी कई और फैक्टर्स भी हैं जो प्रेशर को मेजर करने में रोल प्ले कर रहे हैं, उसको अफेक्ट कर रहे हैं उसकी मेजरमेंट में। ठीक है, समझ रहे हो। इससे हम एक्सटर्नल कोर्सेज में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपका जो एक्चुअल में जो आपका इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, जो अरेंजमेंट होगा, वो अगर कोई भी एक्सटर्नल चेंजेस ऐसे होते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं रीडिंग को, तो उनको कंपनसेट करने वाला होना चाहिए, यानी कि उसके बावजूद भी, चेंजेस के बावजूद भी अगर आपको वो सही रीडिंग दे सकता है तो ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एक परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाता कि अगर कोई भी एक्सटर्नल चेंजेस हो रहे हैं जो हमारी रीडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग वो कंपनसेट नहीं कर सकता, यानी उनको वजह से जो एक्सटर्नल कोजेज हैं उसकी वजह से आपको गलत रीडिंग ही दे रहा है, तो वो इम्परफेक्ट यानी एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट ही सही नहीं है ना, समझ रहे। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट, पर्सनल एरर्स क्या होती हैं। पर्सनल एरर्स यूजुअली अराइज ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। बड़ी बेसिक सी बात है कि कई बार जो ऑब्जर्वर होता है, जिसने रीडिंग लेनी है, उसी की लापरवाही की वजह से जो आपकी रीडिंग है वो सही नहीं आती है ना, तो वो पर्सनल एरर्स होती हैं, यानी पर्सनल लेवल पे ह्यूमन बींग्स जो एरर करते हैं वो पर्सनल एरर्स में आती हैं। नेक्स्ट, एक्सटर्नल कोजेज। एक्सटर्नल कोजेज क्या होते हैं, मैनी अ टाइम्स some changes in external condition that is different from normal condition may give rise to inaccurate measurement। कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप एक कंडीशन में, एक पर्टिकुलर अवस्था में किसी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं,
आपको मान लीजिए वाटर की बॉइलिंग की अगर बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो बॉयल हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है, या ऐसी जगह पे ले जाते हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, समझ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परेचर, क्योंकि जो आउटर एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट है रूम टेम्परेचर से, तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये कुछ एक्सटर्नल कोजेज हैं जिसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको सेम रीडिंग ही मिले, ठीक है। तो इनएक्यूरेसी कई बार लेकर आता है अगर जो बाहर की ये एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो आपको इनको भी ध्यान में रखकर ही मेजरमेंट लेनी चाहिए। नेक्स्ट है रैंडम एरर्स। देखिए रैंडम ये सिस्टमेटिक एरर्स की टाइप थी, ठीक है। ये जो रैंडम एरर ये सिस्टमेटिक एरर में नहीं आती है, ये एक अलग टाइप है। जैसे सिस्टमेटिक एरर एक टाइप है, सेकंड टाइप है रैंडम एरर्स, ठीक है। रैंडम एरर्स क्या होती हैं, पढ़ते हैं। दीज एरर्स अकर इरेगुलरली एंड ऑल्सो द ऑब्जर्वेशंस डू नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पैटर्न। देखिए जैसे हमने सिस्टमेटिक एरर की बात की थी, उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती हैं एरर्स, या तो बढ़ेंगी, है ना, रीडिंग्स, या फिर वो कम होती दिखाई देंगी। तो हम उसके लिए एक सिस्टमेटिक लॉजिक लगा सकते हैं कि इस तरीके से हमारी रीडिंग में चेंज आएगा। लेकिन जो रैंडम एरर्स होती है उनके ऊपर आप ऐसा कोई सिस्टमेटिक लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, समझ रहे हो। ये किस वजह से होती है, इरेगुलर होती हैं, रेगुलर नहीं होती है, कभी बाय चांस हो जाती हैं, ठीक है। और ये कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं करने वाली है। जो ऑब्जर्वेशन होती है कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि जैसे मैंने उसमें बात की थी थर्मामीटर की सिस्टमेटिक एरर की, जब बात की थी कि 4 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा दिखा रहा है, तो हर बार 4 डिग्री सेल्सियस ही एक्स्ट्रा दिखाएगा जब भी आप रीडिंग लोगे, तो एक फिक्स्ड पैटर्न हो जाता था। लेकिन रैंडम एरर्स के इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपको हर बार 4 डिग्री सेल्सियस इतना डिफरेंस ही दिखाई देगा, कई बार कम आ जाएगी, कई बार ज़्यादा आ जाएगी वैल्यू, है ना। तो कोई रेगुलर पैटर्न है, रैदर ये इरेगुलर पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हम आगे करेंगे। द राइज ऑफ सच एन एरर इज यूजुअली जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। इस तरह की एरर ज़्यादातर आ जाती हैं सिर्फ मैटर ऑफ टाइम, बाई चांस आ जाती हैं, ठीक है, बाई चांस आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रीज़न होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस वाइल टेकिंग रीडिंग्स और लॉ ऑफ एवरेजेस, ये आप रीजंस तक अगर आपको एग्जाम में आता है तो ये रैंडम रीजंस तक आप लिख लीजिए। ये जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखे सिंपली आपको समझाने के लिए ये लाइन लिखी है ताकि आपको याद रहे। देखिए रैंडम एरर्स में जैसे मैंने एग्जांपल लिए, एनी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस वाइल टेकिंग रीडिंग्स। मान लीजिए आप रीडिंग लेने वाले हो, और रीडिंग लेने वाले हो मान लीजिए माइक्रोस्कोप से ही मान लीजिए कुछ हम देख रहे हैं, ठीक है, तो किसी ने एकदम से आपको हिला दिया, ठीक है, आपको डिस्टर्ब कर दिया, है ना। या फिर आपने किसी टेबल के ऊपर मान लीजिए जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसके ऊपर उसको टेबल के ऊपर कर, टेबल कहीं से हिल गया, है ना, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से आपका जो अरेंजमेंट था, है ना, जो सेटअप था वो हिल गया है ना, वो मूव हो गया, डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो उस वजह से आपकी एरर जो आएगी वो रैंडम एरर आएगी, ठीक है। अब ये चीज़ हमेशा तो नहीं होती ना, कभी कभी हो जाती है इस तरह की चीज़ें, तो वो इरेगुलर या फिर रैंडम एरर्स में आती है। या फिर वाइल टेकिंग रीडिंग से, या फिर लॉ ऑफ एवरेजेस। लॉ ऑफ एवरेजेस क्या चीज़ है, देखो लॉ ऑफ एवरेज का मतलब है कि हर बार किसी भी चीज़ से एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम किसी क्रिकेटर की बात करते हैं, चाहे बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है, जैसे मैं विराट कोहली की बात करता हूँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो अगर 5 इनिंग्स खेल रहा है तो 5 इनिंग्स में 100 ही बनाएगा, है ना। बहुत ही मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल हो जाएगा कि ऐसा होता है। लेकिन क्या होता है कि वो 4 इनिंग्स में मान लीजिए बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसके बाद एक इनिंग ऐसी आती है जब वो फ्लॉप हो जाता है ना, वो उसी कंसिस्टेंसी के रिजल्ट साथ रिजल्ट नहीं देता, ठीक है। तो इसी तरीके से इस चीज़ को हम लॉ ऑफ एवरेजेस बोलते हैं कि हर बार हर बार एक ही जैसा रिजल्ट देना पॉसिबल नहीं होता। कुछ के अच्छे रिजल्ट के बाद कुछ खराब रिजल्ट भी डेफिनेटली आते हैं, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेजेस, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप रीडिंग लेते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आपने 10 बार रीडिंग ली है, तो हो सकता है कि आप 9 बार बिल्कुल सही रीडिंग ले रहे हैं चीज़ की, लेकिन एक बार डेफिनेटली वो होगा कि आपको गलत रीडिंग आएगी। हो सकता है कि कोई भी रीज़न हो इसके पीछे, लेकिन लॉ, और हो सकता है कि आपने कोई भी चेंज ना किया हो, ना एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कोई चेंज किया हो, ना टेक्निक में कोई चेंज किया हो, लेकिन फिर भी
आप थोड़ी सी एरर वाली रीडिंग लोगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ एवरेज है कि हर बार बिल्कुल सही रीडिंग नहीं ली जा सकती, लेकिन ये चीज़ें बाई चांस होती हैं, ऐसा नहीं होता कि हर बार होती है, इस वजह से इनको रैंडम एरर्स बोला जाता है। नेक्स्ट है लिस्ट काउंट एरर। आप इसे ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले सिस्टमेटिक एरर, टाइप्स ऑफ एरर में, उसके बाद रैंडम एरर्स और उसके बाद लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर क्या होती है? देखो, लिस्ट काउंट एरर से पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि लिस्ट काउंट क्या होता है, ठीक है। लिस्ट यानी लिस्ट का मतलब समझते हैं, मोस्ट का मतलब क्या होता है? मोस्ट का मतलब बहुत सबसे ज़्यादा, और लिस्ट का मतलब सबसे कम, है ना। तो पहले लिस्ट काउंट होता है, इसको उसको हम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन और द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट। देखो, लिस्ट काउंट ना स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है, ठीक है। स्मॉलर डिवीजन यानी किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट है उससे आप सबसे छोटी क्या रीडिंग ले सकते हैं, सबसे छोटी क्या मेजरमेंट ले सकते हैं, क्या वैल्यू है ना जी। सबसे छोटी जो आप रीडिंग में लेते हो, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, वो उसका लिस्ट काउंट होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसमें, देखो जैसे ये एक स्केल दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। मैंने इस तरीके से स्केल में दिखाया कि मान लीजिए इस स्केल से ना 10 सेंटीमीटर तक आप क्या कर सकते हो, लेंथ को मेज़र कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ना इनके बीच में कोई और रीडिंग नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, इनके बीच में भी यहाँ पे 10 रीडिंग होती हैं, फिर 1 से 2 के बीच में 10 होती हैं, इनके बीच में 10 होती हैं। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं माना हुआ है, सिंपली ये इस तरीके से माना है कि ये यहाँ पे और कोई लाइन नहीं है बीच में, ठीक है। 1 है, उसके बाद इधर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 5 6 7 8 10, ठीक है। तो 10 है ना। तो इससे जो सबसे छोटी रीडिंग आप ले सकते हो ना, वो यहाँ तक ले सकते हो, यानी 1 सेंटीमीटर तक ले सकते हो, ठीक है। 1 सेंटीमीटर तक ले सकते हो आप इसको, क्लियर है। तो 1 सेंटीमीटर तक ले सकते हो। जो 1 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। जो लिस्ट मेजरमेंट है वो 1 सेंटीमीटर है, और मैक्सिमम मोस्ट जो स्पेसिफिक वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू ले सकते हो मेजरमेंट की, वो 10 सेंटीमीटर हो सकती है। तो सबसे छोटी जो है यानी 1 सेंटीमीटर सबसे कम है जो वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं इसे, है ना। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या हो गया, इस स्केल का लिस्ट काउंट हो गया, क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं। लिस्ट काउंट एक्चुअली टेल्स द रेजोल्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। देखो, लिस्ट काउंट ये बताता है, रेजोल्यूशन बता देता है इंस्ट्रूमेंट की। रेजोल्यूशन क्या होती है? रेजोल्यूशन एक्चुअली बताता है प्रिसीजन। प्रिसीजन यानी मार्जिन। प्रिसीजन क्या होता है, ये देखो, यानी कितनी बारीकी से आप उसकी वैल्यू, उसकी कितनी प्रिसीजन के साथ उसकी वैल्यू को आप मेज़र कर पा रहे हो, ठीक है, वो हमें बताता है। अब देखो जरा, मैं मानता हूँ कि मान लो कोई रीडिंग है, देखो इस एग्जांपल में हम देखते हैं, देखो जैसे ये आपने कोई रेड कलर का कोई थ्रेड या फिर कोई भी चीज़ आपकी, कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसकी मेजरमेंट लेना चाहते हो। लेकिन पहले वाली जो स्केल जो हमने पिछली स्लाइड में देखी है, उस स्केल से हम इसको मेज़र करें, तो अगर हम इसे मेज़र करें ना, तो ये हमें 4 सेंटीमीटर रीडिंग बता देगा, क्लियर है। लेकिन अगर इनके बीच में लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है, मैंने पहले बताया नहीं, इनके बीच में कोई लाइंस नहीं लगी हुई है, यानी सिर्फ सेंटीमीटर में रीडिंग करेगा। आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, मिलीमीटर भी होते हैं। लेकिन तो अगर मैं यहाँ पे मिलीमीटर के लिए भी 10 लाइनें लगा देता हूँ, ये देखो 10 लाइनें मैंने यहाँ पे लगा दी, इसका मतलब क्या होगा, इसकी एक्चुअल रीडिंग में यहाँ तक है ना। तो मैं इस तरीके से 4.2 mm, 4 सेंटीमीटर और 2 mm, इस तरीके से 4.2 सेंटीमीटर की रीडिंग आएगी। 4.2, 4 नहीं आ रही है ना। बट आप इसके बाद भी कितना और आगे है ना। यहाँ तक अगर आप पहली वाली से ही नोट करते हो तो ये सिर्फ आपको 4 सेंटीमीटर दिखाते हैं, लेकिन अगर इसमें मिलीमीटर्स का भी रीडिंग है, तो आप उससे थोड़ा सा अगर आगे है तो आप बोल देते कि 4.3 सेंटीमीटर, यानी 3 mm, 4 सेंटीमीटर से और ज़्यादा है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो आप और ज़्यादा प्रिसीजन के साथ बता सकते हो रिजल्ट को, क्लियर है। तो ये एक्चुअल में रेजोल्यूशन बताता है इंस्ट्रूमेंट की। तो अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें, अगर में है, इस स्केल में है, यानी मिलीमीटर के लिए भी लाइंस लगी हुई हैं, तो आप बेटर रेजोल्यूशन के साथ रीडिंग लोगे। लेकिन सिर्फ सेंटीमीटर के लिए सिर्फ 10 लाइनें लगी हुई हैं, तो रेजोल्यूशन उसकी वाले से थोड़ी सी कम होगी, क्लियर है। यानी कम प्रिसाइज तरीके से आप उसकी रीडिंग ले पा रहे हैं, ठीक है। समझ आ रहा होगा आई थिंक आपको। Now various measuring instrument may have different list count in different measurement. अब अलग एक ही चीज़ को मेज़र करने के लिए, मान लीजिए किसी की लेंथ मेज़र करनी है, अब लेंथ को मेज़र करने के लिए बहुत सारे क्या आते हैं, इंस्ट्रूमेंट आते हैं। जैसे अगर आप फिजिक्स लैब में करेंगे, वर्नियर कैलिपर आता है, स्क्रू गेज आता है, ठीक है, स्फेरियो स्फिर
स्फेरोमीटर आता है, ठीक है। तो ये अलग अलग हैं एक्चुअली में, ये लेंथ या फिर डायमीटर की जो मोटाई है किसी भी चीज़ की उसको मेज़र करते हैं, छोटी डिस्टेंसेस को, छोटी लेंथ को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब उनका क्योंकि अगर जो लिस्ट काउंट है अगर वही अलग अलग होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, उनके रीडिंग्स में भी अलग अलग ही होंगी, है ना। लिस्ट काउंट अलग डिफरेंट होगा तो डेफिनेटली उनकी रीडिंग्स भी अलग अलग ही होंगी, डिफरेंट ही होंगी, है ना। तो इस वजह से, इन दिस डिफरेंसेस की वजह से आपको एरर शो होते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं, मान लीजिए आपके पास 3 डिवाइसेस हैं और तीनों डिवाइसेस के जो रेजोल्यूशन है या जो लिस्ट काउंट है वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो हर एक की रीडिंग में दूसरी की रीडिंग से थोड़ा सा डिफरेंस होगा, है ना। क्लियर है। तो ये जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस ही एक्चुअल में एरर को जन्म देता है ना, एरर प्रोड्यूस करता है। तो उस तरह की एरर्स को आप क्या बोलते हो, लिस्ट काउंट एरर बोलते हो, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा लिस्ट काउंट एरर के बारे में। रेजोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि रेजोल्यूशन क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे मैंने सेंटीमीटर और मिलीमीटर की बात करी कि अगर मैं सिर्फ सेंटीमीटर में रीडिंग ले सकता हूँ, जैसे इसकी स्केल, इसकी मैं इस रेड लाइन की एक लेंथ मेज़र करना चाहता हूँ तो 4 सेंटीमीटर बताएगा। लेकिन अगर मेरे पास इनके बीच में भी हर एक 0 से 1 के बीच में 10 लाइनें हैं, 10 लाइनें के लिए, ठीक है, मिलीमीटर के लिए, तो आप इस तरह से रीडिंग लोगे कि 4 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर और आ गया, तो आप बेटर रेजोल्यूशन बता रहे हो, ठीक है। तो सिर्फ ये रेजोल्यूशन की बात है जब लिस्ट काउंट की हम बात करते हैं। क्लियर है। तो आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक आज का हमारा, डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है। देखो, अभी हमने कई बार पिछले टॉपिक में प्रिसीजन वर्ड को यूज़ किया, तो प्रिसीजन होता क्या एक्चुअल में, तो वो हम अच्छे से देख लेंगे। एक्यूरेसी इज समथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजिली, बट प्रिसीजन को समझने के लिए आपको एग्जांपल की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसको करते हैं। एक्यूरेसी टेल्स हाउ क्लोज आवर रीडिंग इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो एक्यूरेसी सिर्फ ये बताती है कि आपने जो रीडिंग ली है और एक्चुअल में जो वैल्यू है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, आपकी रीडिंग उस ट्रू वैल्यू के कितना नज़दीक है, कितना क्लोज है ना। तो आप बोलेंगे कि आपकी जो रीडिंग है उतनी ही एक्यूरेट है। क्लियर है। प्रिसीजन क्या बताती है, प्रिसीजन बताती है रेजोल्यूशन या फिर लिमिट बताती है टू विच क्वांटिटी इज मेजर। जब आप क्वांटिटी को मेज़र करते हो तो जिस रेजोल्यूशन या लिमिट के साथ आप मेज़र कर पा रहे हो उसको प्रिसीजन बोलते हैं। जैसे आपने पिछले एग्जांपल में बात पढ़ा था सेंटीमीटर और मिलीमीटर की, जब हमने बात की थी, है ना। तो सेंटीमीटर स्केल वाली से मिलीमीटर वाली स्केल का जो रेजोल्यूशन था वो बेटर है ना। इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं, शायद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेंथ ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज 4.9 सेंटीमीटर। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है ना, जो ट्रू वैल्यू है, मान लीजिए इसकी, उसकी 4.9 सेंटीमीटर है, ठीक है। 4.9 सेंटीमीटर इसकी ट्रू वैल्यू, ये एक्चुअल लेंथ है उसकी, है ना। लेकिन हमने रीडिंग लेते हैं, अब हम रीडिंग लेते हैं दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। देन इफ़ वी हैव टू ऑब्जर्वेशन, अब हम अगर इसी ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेते हैं तो मान लीजिए एक बार आपकी रीडिंग ना 4.8 सेंटीमीटर आती है, ठीक है। और इसको हमने रेजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर वाले रेजोल्यूशन से मेजर किया, ठीक है। 0.1 सेंटीमीटर वाली रेजोल्यूशन यानी डेसिमल के एक पॉइंट तक सेंटीमीटर वाली रीडिंग आप ले सकते हो, ठीक है। और एक रीडिंग आपने ली 4.754, ये मेज़र की किस रेजोल्यूशन के साथ, 0.001 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर के 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप इसकी मेज़र कर पा रहे हो, है ना। समझ रहे हो। ये तो सिर्फ एक डेसिमल प्लेस थी सेंटीमीटर में और आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक सेंटीमीटर में रीडिंग ले पा रहे हो, है ना। तो रेजोल्यूशन किसकी बेटर है, इस वाले की, जो तीस ये वाली है, इसकी रेजोल्यूशन यानी 0.01 सेंटीमीटर की जो रेजोल्यूशन है वो 0.1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। क्लियर है। अब हम देखते हैं, इन दिस केस 4.8 इज टेकन एज मोर एक्यूरेट। अब 4 पॉइंट आपने दो ली थी ना रीडिंग्स, एक 4.8 ली थी 0.1 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन वाले से, और 4.754 ली थी 0.001 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन वाले इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। तो दो रीडिंग्स होगी 4.8 और 4.754। तो अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो 4.8 आपकी ज़्यादा एक्यूरेट है। क्यों एक्यूरेट है, क्योंकि 4.9 के ज़्यादा क्लोज है, ज़्यादा नज़दीक है ना, इनमें कम डिफरेंस है वो। लेकिन जो 4.754 है उसमें 4.8 के कंपेरेटिवली ज़्यादा डिफरेंस है 4.9 के साथ, है ना। तो एक्यूरेट कौन सा है, जो क्लोज ज़्यादा है, तो 4.8 ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। लेकिन जो प्रिसीजन है, प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है, 4.754 ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बेटर रेजोल्यूशन के साथ ली गई है, ठीक है। बेटर रेजोल्यूशन यानी डेसिमल के
3 प्लेसेस तक आप इसकी इसकी जो काउंट है उसकी जो वैल्यू आप बता पा रहे हो सेंटीमीटर में, है ना। तो बेटर प्रिसीजन है ये। क्लियर है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से। तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।